हेलो स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस लेक्चर नंबर 6 में आप सबका वेलकम है। बच्चों, इस लेक्चर में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड आप मुझे टाइम दीजिए। हाँ, थोड़ा सा लाइट तेज हो गया है, ठीक। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? ओम्स लॉ के बारे में। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने बात किया था, जैसे फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो कैसा होता है, या फिर कहें डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है जब करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के भी डायरेक्शन की हमने बात की थी, क्वेश्चंस किया था, आपको सर्किट का डायग्राम बताया था, सर्किट के कंपोनेंट के बारे में बताया था, उनके भी डायग्रामेटिक व्यू मैंने आपको दिखा दिया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ को आप ऐसे जान सकते हैं कि ये एक नियम है जिसके द्वारा आप कुछ चीजें जानते हैं। कौन सी चीजें जानते हैं? आप जानते हैं रिलेशनशिप, किनके बीच का रिलेशनशिप? आप लोग वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करंट और पोटेंशियल के बीच का रिलेशनशिप। किसके बीच का रिलेशनशिप? बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बीच और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो रिलेशन होता है उसको आप किसके द्वारा डिनोट करते हो? ओम्स लॉ के द्वारा। ओम्स लॉ के द्वारा आप डिनोट करते हो। ओम्स लॉ कहता क्या है, हम इसको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के रास्ते जो भी करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। कैसे समझा? देखिए, बहुत साधारण तरीके से आपको समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा। अगर ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दो एंड होंगे, एक एंड ये है, एक एंड ये है, और इन्हीं दो एंड के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस करना होता है। अब समझिए ओम्स लॉ के अनुसार क्या? ओम्स लॉ ये कहता है कि इनके बीच में, या फिर कहें इस एंड से इस एंड तक जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे, या फिर कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा नियम के अनुसार समझा देते हैं, या फिर कहें आपकी किताब में जो नियम दिया है उसके अनुसार आपको बताते हैं। ये तो पॉसिबल सी चीज थी। एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये चीज मत भूलिएगा, बहुत जरूरी चीज है कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर ये नियम गलत हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहिए था, डेल्टा वी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। किसके? पोटेंशियल डिफरेंस किसका? अक्रॉस इट्स एंड। किसके एंड्स? कंडक्टर के एंड के बारे में ये बात कर रहा है। अब हम इसको देख लेते हैं कि आपके किताब में कैसे डिफाइन किया गया है। अगर हम एक कंडक्टर को लेते हैं, इस कंडक्टर को लेते हैं और इस कंडक्टर के रास्ते से क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो क्या है? आई है, और इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे आप V से डिनोट करते हो। लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर एंड द करंट इज डिनोटेड बाई I, मींस जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आप किससे दिखा रहे हो? I से। और इन दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो किससे दिखा रहे हो? V से दिखा रहे हो। अब हम इस लॉ के अनुसार चलते हैं। क्या रहा है? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपका जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। अभी भी कई लोगों को साइन नहीं याद होगा, तो हम इसको पूरी तरीके से लिखते हैं, यानी कि हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं करंट जिसे आप I से दिखा रहे हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, PD तो आप समझ ही जाओगे ना, PD मींस पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी नहीं समझोगे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। ठीक, अच्छा, अगर आप इसको चाहो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्या मैं बोल दूं कि आप इसे लिख दो ऐसे, अगर मैं आपसे बोल दूं
आप लिख दो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम अगर कान को ऐसे पकड़ रहे हैं या फिर ऐसे पकड़ रहे हैं, बात तो एक ही है ना, इसी हाथ से पकड़ रहे हो, इसी कान को पकड़ रहे हैं। आपको क्या करना है, आप यहाँ क्या पढ़े, यहाँ पे पढ़े कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब आपको ऐसे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको बदल के कर देना है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब आपको एक चीज और जाननी है, देखिए आपको शायद याद होगा, अगर आपने क्लास 9th में थोड़ा भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। अब इसके बाद में जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहे थे तो वहां पे आप एक कांस्टेंट लगा रहे थे जिसे आप कैपिटल जी बोलते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम ऐसे लिखते हैं। आप क्या पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पे 9th की बात कर रहा हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमोनियम टू एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा रहे थे तो आप एक कांस्टेंट लगा रहे थे। कांस्टेंट मतलब क्या, कोई एक ऐसी वैल्यू जिसका जो चेंज नहीं होता है, जो हर जगह कांस्टेंट रहता है, सेम ही रहता है, ठीक। तो जब आप ये कांस्टेंट हटा रहे थे, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहे थे तो आप लिख रहे थे F बराबर G M1M2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी जो एक कांस्टेंट वैल्यू थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे, ठीक। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा रहे थे। सेम यही काम यहाँ पे भी करना है कि जब आप इसको रिमूव करोगे तो आप एक कांस्टेंट पाओगे, आप एक कांस्टेंट पाओगे जिसका नाम क्या है, R। और R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब मैं डायग्राम बता रहा था, याद करिए, डायग्राम बताते टाइम मैंने बताया था वेरिएबल रियोस्टैट के बारे में बताया था, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। रेजिस्टेंस मतलब क्या, कोई भी डिवाइस या फिर कहें कुछ भी ऐसा जो करंट के फ्लो में रुकावट डालता है, व्हाटएवर इज देयर, जो करंट के फ्लो में रुकावट डालता है, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अलग से भी आता है, आप जो बल्ब लगाते हो वो भी आपका रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, ठीक है। तो आप सिंपल सी चीज जानिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो भी करंट के फ्लो में बाधा डालता है, दैट इज रेजिस्टेंस। जस्ट अ सेकंड, वेट अ मिनट। मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि जो भी करंट के फ्लो में बाधा डालता है, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं, इलैबोरेट इज द राइट वर्ड टू यूज। देखिए अब यहाँ पे जब आप इसको इलैबोरेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे हमने जब इसको हटाया तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पाए जिसका नाम है R। तो आप क्या हो पा गए, यहाँ पे एक फॉर्मूला पा गए, V बराबर R मल्टीप्लाइड बाई I, जहां पे R जो है आपका वो क्या है, वो है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस I क्या है, I है आपका करंट और V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज आपको पता है, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आर आई, V इज इक्वल्स टू आर आई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से भी आप दो फॉर्मूले निकालते हैं। पहली चीज तो आप ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए, ओम्स लॉ यही है, ओम्स लॉ यही है, क्या है कि आपके पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशन है कि करंट फ्लोइंग, एक कंडक्टर के अंदर जो भी करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस पे। मतलब कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल कम या ज्यादा करोगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बदलेगी। अभी मैं आपको बदल के दिखाता हूँ, अभी आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आप मतलब एक कुछ अलग चीजें सीख के जाओगे, बहुत नॉर्मल चीजें, एक सोचने का तरीका बोल सकते हैं। देखिए आइए हम बात करते हैं आगे। देखिए क्या है यहाँ, हाँ ये तो हो गया आपका V बराबर आर आई। अब हम एक चीज और समझते हैं, ये मैं मिटा दूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। आप पॉज करके लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया V इज इक्वल्स टू आर आई, V इज इक्वल्स टू
RI, ये क्या है, ये आपका ओम्स लॉ, ये आपका ओम्स लॉ। ठीक, अब देखिए, अब आप यहां से चाहो तो कुछ चीजें डिराइव कर सकते हो। क्या, देखिए, अगर हम इस R को बाहर कर दे तो, अगर हम इस R को बाहर करते हैं तो हो जाएगा V/I। ठीक है, ये आपको एक चीज मिला। अच्छा, अगर हम इस I को बाहर कर दे तो, अगर हम इस I को बाहर कर दे तो, इस I को बाहर कर दे तो, अगर हम इस I को बाहर कर रहे हैं तो हम पाएंगे I बराबर V/R, V/R। अब देखिए, अब पहली चीज आपने ओम्स लॉ सीख लिया, ओम्स लॉ सीख लिया। अब अगला चीज सुनिए क्या कह रहा है। अगला चीज ये है कि यहाँ पे जो होता है वही मेन होता है, वही चीज डिसाइड करता है। यहाँ पे आपने इससे जान लिया ओम्स लॉ। अब ये R क्या है, R तो आपको रेजिस्टेंस मैंने बताया, R मैंने आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस। अब आप ये जान लीजिए कि R बराबर V/I जो फॉर्मूला है, इससे आप क्या करोगे, इससे आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करोगे, जो कि मैं आगे आपको करके बताऊंगा, अभी आपको डिफाइन नहीं करना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अभी सीखोगे, लर्न राइट नाउ, इसको आप तुरंत सीखोगे। ठीक है, आप पहले इतनी चीजें लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको, ये एक फॉर्मूला जो कि आप सीधे ओम्स लॉ को डिफाइन कर रहा है, ये एक फॉर्मूला जो आपको रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है, ये एक फॉर्मूला जो है वो आपके करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसके बारे में ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता है, थोड़ा नहीं काफी चीजें बताता है। ठीक, पहले आप इन तीनों चीजों को लिख लीजिए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पानी पी लो थोड़ा सा। देखिए, आपको मैं पहले थोड़ा सा और समझा देता हूं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, किस जगह, क्लास 9, हाँ 9, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? पढ़ा F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप क्या पाए, इस फॉर्मूले से आप पाए कि जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2। ठीक, और अगली चीज कि आपका जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, मैं लिख ही देता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक, डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया I इज इक्वल्स टू V/R। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन आप निकाल पा रहे हो? रिलेशन आप अगर निकालना चाहोगे तो एक रिलेशन निकल सकता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो I है, यानी कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके V के। V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या है, I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट जो है वो किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके 1/R। 1/R मतलब इनवर्सली, अगर हम डायरेक्टली R लिखते तो होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हो, बेसिक सी चीज है, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। अब आप यहाँ से थोड़े बहुत रिलेशंस निकालोगे। अब मैं इस फॉर्मूले को यहीं पे रोक देता हूँ, इसी से चीजें मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि I
इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक, इससे आपने क्या सीखा? पहला सीखा कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, और I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R के। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रॉप मतलब प्रोपोर्शनल होता है, और 1 अपॉन R मतलब क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से अलग अलग रिलेशंस बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे। देखिए मैं अभी कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूँ। क्या? अब मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझाता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या अर्थ होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अर्थ की बात करते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आपका I में इंक्रीज आएगा, वैसे वैसे आपका V में भी इंक्रीज आएगा। जैसे जैसे आपका I में इंक्रीज आएगा, वैसे वैसे V में भी इंक्रीज आएगा। इसका मतलब क्या? इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक हम टेबल बनाते हैं और थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आपका I दिया हो और V दिया हो, I दिया हो, V दिया हो, तो क्या होगा? अगर हम देखें, अगर कहीं पे I कुछ भी दिया हो, कुछ भी वैल्यू दी हुई हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी दी हो, अगर आप I के वैल्यू को डबल करें तो आपका जो पोटेंशियल है वो भी डबल हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कैसे उलझाएगी ना, अभी दिखाते हैं आपको। ये भी डबल हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको I की वैल्यू ट्रिपल कर दी जाए तो आपका V जो है वो भी ट्रिपल हो जाएगा, ये भी ट्रिपल हो जाएगा। अगर आपका I 4 टाइम कर दे तो आपका जो पोटेंशियल है वो भी 4 टाइम हो जाएगा। और हम यहीं पे अगर लिख दे, आगे भी ऐसे ही चलते जाएगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज पूछेंगे कि अगर हम पोटेंशियल को डबल कर दे तो क्या हमारा करंट भी डबल होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप, मैं चौक को पकड़ू या चौक मुझे पकड़े, बात तो एक ही बात है ना, बात तो एक ही हुई। चौक को मुझे नहीं पकड़ सकता, थोड़ा सा उल्टा हो गया, सुनिए, इसमें क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तब भी करंट बढ़ेगा, अगर आप पोटेंशियल को घटाएंगे तब भी करंट घटेगा। याद रखिएगा, जैसे जैसे इसके अंदर चेंज आएगा, वैसे वैसे इसके अंदर चेंज आएगा। बहुत जाहिर सी बात। अच्छा, क्या चेंज का अर्थ होता है? अब असली प्रश्न तो यही उठता है ना कि चेंज का अर्थ क्या होता है? अगर हम कुछ क्वेश्चन से समझना चाहें, अब ये थोड़ा सा आप पेन कॉपी अगर लिख रहे हो तो रुक जाइए। अगर हम चेंज को समझना चाहें, अगर हम बोले कि आपके करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर और पूछ रहे हैं कि आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, क्या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2 एम्पियर अगर इसका वैल्यू है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 वोल्ट, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या हम ये बात बोल सकते हैं? क्या अगर हम बोले कि आपके I की वैल्यू है 4 एम्पियर और आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप ये चीज बोल सकते हैं कि ये 4 वोल्ट होगा? अगर हम आपसे बोलते हैं कि आपके पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है 6 वोल्ट, तो आपके I की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोल सकते हैं कि I की वैल्यू होगी 6 एम्पियर। क्या ये बोल सकते हैं? जी नहीं, ये तीनों केस ही गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसा कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि वैल्यू में अगर चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग रहेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड नहीं सेम होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं, अगर हम करंट को डबल कर दें, यानी कि अगर आपका करंट हम बोलते हैं 2 एम्पियर किसी भी वायर के रास्ते से फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और हम करंट के ताकत को डबल कर दें यानी कि 4 हो जाए,
डबल यानी कि 2 गुणे 2, ये तो आपको पता होगा ना, डबल करना मतलब क्या, 2 गुणे 2 4, 4। अगर हम 2 एम्पियर से करंट को बढ़ा के 4 एम्पियर कर दें और आपका पोटेंशियल डिफरेंस था मान लेते हैं 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, डबल, मतलब कि 5 में 2 का गुणा हो जाएगा। जैसे ही आपका करंट बढ़ा वैसे ही आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ क्या मतलब है। सुनिए सुनिए, अगर हम कह रहे हैं कि आपका दिया हुआ है करंट, अगर दिया हुआ करंट I बराबर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और आपका दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, और मैंने क्या बोला कि मैंने I को डबल कर दिया, I को डबल कर दिया, I को डबल किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वैल्यू ऑफ I और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और I की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा है, सुनिए, मैंने बोला कि I को डबल किया, तो I को डबल किया तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सिंपल सी चीज है भैया कि अगर इसको डबल कर रहे हो तो उतना ही डबल ये भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा, यानी कि जो भी वैल्यू दी गई है उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया। सुनिए, जैसे ही ये डबल होगा वैसे ही ये भी डबल होगा, वैल्यू नहीं बदलेगी, यानी कि अगर ये 2 एम्पियर से ये 4 एम्पियर हुआ तो ऐसा नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 एम्पियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसकी जो भी पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है वही वैल्यू रहती है, केवल चेंज कहाँ आता है कि अगर आप इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। अगर हम यही बोलते कि करंट आपका 3 एम्पियर था, या फिर बोले 2 एम्पियर था, इसको आपने ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल मतलब क्या कि 3 का गुणा 2 में, तो हो जाएगा ये 6 एम्पियर। और आपके पोटेंशियल की वैल्यू पूछ ले कि आपने करंट को डबल ट्रिपल किया और आपका पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें 3 का गुणा किए, यही काम यहाँ भी करना, 3 का गुणा 3 में कर दीजिए, यानी 3 3 का 9 वोल्ट हो जाएगा आपका पोटेंशियल। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, आसान से क्वेश्चन। ये आपको मैंने बहुत अच्छा चार्ट बताया है, आप एक बार अगर इसको समझ जाते हैं तो आपके आगे के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे बिना कैलकुलेशन के। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके I की वैल्यू है 4 एम्पियर, और मैंने इसको I को ट्रिपल किया या फिर कहें 4 टाइम्स किया, 4 टाइम्स, और आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 6 वोल्ट, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि I एंड V की वैल्यू बताओ, I एंड V की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप करिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन की I की वैल्यू 6 एम्पियर, और बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं I की वैल्यू दिया हुआ है 8 एम्पियर, और पोटेंशियल I को नहीं लिखते, मान लीजिए आपको दिया हुआ है V की वैल्यू 8 एम्पियर, और I की वैल्यू दिया हुआ है 3 एम्पियर। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए प्रश्न को लगाइए। लाइट चला गया था, तो जी हाँ लाइट चला गया था, इस वजह से वीडियो रुक गया था। लाइट आ गया है तो वीडियो भी आ गया। ठीक, चलिए बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हम क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूं। इसमें क्या है, मान लीजिए आपका पोटेंशियल है, मैं इसको बोल दूं, इसको मैंने मान लीजिए कर दिया 6 एम्पियर, और इसको मैं बोल दूं कि मैंने वैल्यू को हाफ कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लिखना था, मैं लिख नहीं पाया। क्या, देखिए ज़रूरी था उसको लिखना। क्या ज़रूरी ये था कि अगर मैं करंट को हाफ कर दूं तो क्या पोटेंशियल भी हाफ हो गया? बिल्कुल जाहिर सी बात है, पोटेंशियल भी हाफ हो गया।
मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ पोटेंशियल को हाफ किया है, आपको आई की वैल्यू बतानी है। ठीक, ये थोड़ा सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, आई होप आपने अभी तक कर दिया होगा, बहुत आसान सा था। क्या मैंने बोला कि आई को 4 टाइम करना है, यानी कि 4 का 4 में गुणा, 4 का 4 में गुणा यानी 4 चौके 16 एम्पियर हो गया आपका करंट, 16 एम्पियर हो गया आपका करंट। और क्या है, मैंने पोटेंशियल के बारे में पूछा है, यानी कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल भी 4 टाइम्स होगा, यानी कि 4 × 6, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 24 वोल्ट आपका पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ आपका पोटेंशियल पहले से ही 8 एम्पियर। अब मैंने बोला कि पोटेंशियल को मैंने हाफ कर दिया, क्या होगा, करंट के बारे में, पोटेंशियल को हाफ करेंगे तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, यानी कि 8 को हाफ से मल्टीप्लाई करिए। ये हाफ मतलब क्या, हाफ मतलब इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, 4 टाइम मतलब क्या, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से, 2 से। ठीक, हाफ किया मतलब क्या, अब इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 चौक के 8, यानी कि हो जाएगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। अब करंट के बारे में क्या होगा, करंट भी हाफ होगा, जाहिर सी बात है, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 3 6, यानी कि आई बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर। आपका ये वोल्ट में होगा ना भाई, ये आपका वोल्ट में होगा। ठीक, ये हो जाएगा 4 वोल्ट, ये हो जाएगा 3 एम्पियर। आई होप आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में सारी चीज़ें यही हैं, बस वैल्यूज उल्टी हो जाती हैं, यानी कि क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप v की जगह पे क्या करें, v की जगह पे आप कर लिया, मैं फिर से लिख ही देता हूँ, ताकत बचा के कहाँ ही कब्र में लेके जाएंगे। ठीक, लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इसका अर्थ समझिएगा, क्योंकि मेन कंफ्यूजन यहीं पे है। क्या मतलब है कि अगर आपका I बढ़ेगा तो आपका R घटेगा। आप इसको नोट करके लिख लीजिए, क्या कि अगर, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी वाली हिंदी लिखते हैं ना, अंग्रेजी वाली हिंदी लिखते हैं, क्या, अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा, R क्या होगा, घटेगा। और सेम यही चीज उल्टा भी होगा, यानी कि अगर R क्या हो रहा है, R बढ़ेगा, अगर R बढ़ेगा तो I जो है वो क्या होगा, वो आपका घटेगा। बस सेम टेबल यहाँ पे भी बनाना है। सेम टेबल क्या है, आपका टेबल है I और R के बीच में, I और R के बीच में, यानी कि अगर आप I को डबल करते हैं तो आपको R को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप I को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो इसको 1/2 से करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप R को डबल करें तो, अगर आप R को डबल करेंगे तो आपको I को हाफ करना पड़ेगा। I को आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आप I को ट्रिपल करें तो, मल्टीप्लाइड बाई 3 करें तो आपका जो R होगा, R क्या होगा, वो मल्टीप्लाइड बाई 1/3 से होगा, 1/3 से होगा। अच्छा, इसी का उल्टा, अगर आप R को ट्रिपल करें तो, अगर आप R को ट्रिपल करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं तो आपको I को मल्टीप्लाइड बाई 1/3 करना हो। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको हल्का सा बात को समझना पड़ेगा कि अगर I बढ़ा R घटेगा, अगर R घटा I बढ़ेगा, अगर I बढ़ा तो R घटेगा, अगर R बढ़ा तो I घटेगा। बहुत कॉमन, बहुत आसान चीज़ है। ठीक, अब हम इस पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, हट जा रहा हूँ मैं,
ठीक, पॉज करिए, लिखिए। अब हम इस पे बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, वही सेम क्वेश्चन जैसे हमने उस पे किया था। कैसे, देखिए क्या क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपका आई है आपका 2 एम्पियर और आर है 4। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, क्या कि जो आर की यूनिट होती है, आर की जो यूनिट होती है ओम। ओम 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 ओम, ये होते हैं यूनिट, ओम। ठीक है, ठीक ठीक है, इसको ओम बोलते हैं। ओके, ठीक है, मैं क्या बता रहा था, हाँ ये है आर की यूनिट। अब क्वेश्चन देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन है, अगर आप ये जो करंट है, करंट को आप डबल करते हैं, तो आर के बारे में क्या ख्याल है। आर को आप क्या करेंगे, अगर आप करंट को डबल करेंगे तो आपको आर को हाफ करना होगा। हाफ, इसका मतलब हाफ होता है, आप समझते हैं ना, इसका मतलब हाफ होता है, हाफ होता है। अगर आप इसको डबल करें तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एम्पियर, यानी कि हो जाएगा 4 एम्पियर। आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ओम, यानी कि 2 से 4 गया, क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा आपका 4 एम्पियर और आर हो जाएगा 2 ओम। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, होनी तो नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक, आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको आगे की चीज़ों पे लेके चलेंगे। ठीक, देखिए अगला क्या, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि आपके आर के वैल्यू को, आर मान लीजिए दिया हुआ है 16 ओम और आपका आई दिया हुआ है 10 ओम। ओम कहाँ होता है भाई, 10 एम्पियर है और हम कह रहे हैं कि ये जो 16 है, यानी कि आर जो है, आर को हम 4 टाइम्स कर रहे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आपका ख्याल है, आपको ये बताना है। तो अगर इसको 4 टाइम बड़ा कर रहे हैं तो ये 4 टाइम कम हो जाएगा। अगर हम इसको 4 टाइम बड़ा कर रहे हैं आर को, तो ये 4 टाइम कम हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं 4 × 16, ये जो 4 टाइम बड़ा कर रहे हैं यही मल्टीप्लाई है, तो 16 चौके 64 ओम हो जाएगा। ठीक, आई बराबर क्या, आई बराबर था 10 एम्पियर, कितनी टाइम कम किए, 4 टाइम कम किए। आई बराबर क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2.5 क्या है इसकी वैल्यू, एम्पियर। दैट मीन्स कि जब आपकी वैल्यू 16 ओम होगी तो उस वक्त पे आपका जो करंट होगा वो 2.5 एम्पियर होगा। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको एक बहुत अच्छा मतलब एक सिनेरियो मिल गया है किसके बारे में, करंट के बारे में। यानी कि अगर कोई कहता है कि एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो वायर से करंट फ्लो करेगा वो किन 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, 2 चीज़। पहला कि करंट की सप्लाई कितनी बढ़ रही है, तो करंट की सप्लाई मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। और दूसरा कि उस करंट के फ्लो में रुकावट कितनी है, रुकावट मतलब क्या, रुकावट मतलब होता है रेजिस्टेंस। दैट मीन्स कि एक वायर के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा वो सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला कि आप कितना उसको सप्लाई देते हो पोटेंशियल डिफरेंस का, और दूसरा उसके सप्लाई में कितना रुकावट डालते हो रेजिस्टेंस लगा के। यही सिंपल सी चीज़ है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा इमेजिन करा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको हम बोलते हैं कि आपके घर में इन्वर्टर है, ठीक, इन्वर्टर है। इन्वर्टर से आप क्या कर रहे हो, इन्वर्टर से अपना रेगुलर जो चीज़ें चला रहे। अब आप इन्वर्टर से घर के मोटर को कनेक्ट कर दो, तो भाई आप क्या कर रहे हो, आपका इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर से पावर सप्लाई, बैटरी से पावर सप्लाई आ रही है। अब आप लाइट जला रहे हो, फैन चला रहे हो, चल रहा है, रेजिस्टेंस है, लाइट के फ्लो में, करंट के फ्लो में रुकावट डाल रहा है, अपना एनर्जी ले रहा है, ठीक।
लेकिन अगर आप क्या करो, आप एक मोटर लगा दो तो क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका करंट तुरंत डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं करंट है या फिर कहीं इन्वर्टर है, इन्वर्टर से पंखा चलाओ तो बहुत आराम से चलेगा। क्यों? क्योंकि जो पंखा है वो कम रेजिस्टेंस डाल रहा है, कम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मोटर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज़्यादा एनर्जी लेता है। इस वजह से आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि आपका इन्वर्टर से मोटर चलाना कठिन होता है या फिर कहीं नहीं चलता है, जबकि आपका फैन चलता है। सिंपल सी चीज़ है कि जो पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। ये तो मतलब बेसिक सा नॉलेज हो गया, बेसिक सी चीज़ें हैं। लेकिन आप अगर इसको समझना चाहोगे तो कैसे समझोगे कि मोटर द्वारा करंट के फ्लो में ज़्यादा रेजिस्टेंस डाला जा रहा है। इस वजह से जो करंट है वो बहुत कम हो जा रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से करंट फ्लो रुक जा रहा है, मोटर चल नहीं पा रहा है। लेकिन जब फैन की बात करते हैं तो फैन भी रेजिस्टेंस डाल रहा है, फॉर श्योर ये कंफर्म है कि वो फैन भी रेजिस्टेंस डाल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है कि आपका जो करंट फ्लो है उसको रोक दे। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे किसकी बात करते हैं? ठीक, आप इसको पहले लिख लें। चलिए, तो इतना मेहनत मैंने जो किया, जो भी मैंने पूरा टाइम आपको समझाने में दिया, वो केवल आपको यही 2 बात बतानी थी। कौन सी 2 बात? एक ही बात थी, उसी को विस्तृत करके लिखा गया है। क्या देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। यही बताना था 2 फैक्टर्स के बारे में जिसके ऊपर किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। पहला क्या है? पहला है पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? कंडक्टर के 2 एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका डिफरेंस जो होता है उस पर। ठीक, और दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये जितना ज़्यादा, मैं यही लिख देता हूँ, जितना ज़्यादा उतना भला, जितना ज़्यादा होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़िया है। और रेजिस्टेंस के बारे में क्या है? रेजिस्टेंस के बारे में है कि जितना कम उतना भला। अच्छा, एक चीज़ और, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हो आप बोलते हो वोल्टेज। आपके घरों में जब लाइट हाफ होता है, जब लाइट आप देखते हो कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो आप क्या बोलते हो? वोल्टेज लो है। वोल्टेज लो का मतलब क्या? उसका मतलब यही होता है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम है। पोटेंशियल डिफरेंस कम है, इसलिए आपका जो करंट फ्लो होना चाहिए वो कम होता है। इसी वजह से आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, यानी कि जितनी स्ट्रेंथ एक फैन को चलने के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाता, जितना एक बल्ब को फुल इंटेंसिटी में ग्लो करने के लिए चाहिए वो उस स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल पाता। इसी वजह से धीरे जलता है और आप बोलते हो वोल्टेज लो है। इतनी चीज़ें आप सीख लिए, आगे देखते हैं। हाँ, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक सी बातें की। एक ही बेसिक बात की जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया, अच्छे से समझा दिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कराएंगे। रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग पर्सन हूँ, मैं ज़्यादा एक टॉपिक पे लगा हुआ रहता हूँ। कारण उसका ये है कि जिससे आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो। आपके बेसिक्स अगर समझ आ जाएंगे तो आपको 11, 12 या फिर कहें कि आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। अगर मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि
आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जो मैंने टेबल बना के आपको समझाया था वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल उठ के आ जाते हैं एग्जाम में। और केवल ये 9-10 की बात नहीं है, आपके 11-12 में भी ऐसी चीज़ें आती हैं। ये नहीं है कि आपको इस फॉर्मूले पे मिलेगा, लेकिन आपको डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे बेस्ड फॉर्मूले पे मिलेगा। यानी कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी कोई x है, लेट से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू x है, और आपकी एक और फिजिकल क्वांटिटी y है और इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। और मैंने बोल दिया कि आपकी y की वैल्यू को मान लेते हैं, y की वैल्यू को हाफ कर दिए, अब आपके x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप जब पढ़े रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि नीचे अगर 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी में अगर 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सामने वाले में 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अगर ये हाफ हुआ तो सामने वाला डबल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक, इन्हीं बातों के साथ हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी। बाय।